है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो अपना समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश होता है और दीर्घ वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश होता है, मतलब प्लेन, सर्कुलर और इलेप्टिकल पोलराइज जो लाइट है उसका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले हमने जो प्रोडक्शन पढ़ा था वो पढ़ा था केवल समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए, केवल प्लेन पोलराइज लाइट के लिए हमने 3-4 मेथड पढ़े थे, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का और डबल रिफ्रैक्शन का, वो चीज़ें पढ़ी थी। अभी हम लोग एक जनरल पढ़ेंगे सब के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या करते देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लो कोई लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है, कोई एक लाइट आ रहा है, लाइट बीम में एक प्रकाश किरण है, अध्रुवित प्रकाश है, और उसका जो प्रकाश किरण है उसका जो इक्वेशन है वो है इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये है, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा ना क्या है ये। अब देखिए, ये लाइट आ रहा है और ये किसके ऊपर आ रहा है, एक मान लो कि डी थिकनेस की, डी मोटाई की एक कैल्साइट का प्लेट है। किसका है? कैल्साइट का प्लेट है, डी थिकनेस का कैल्साइट का प्लेट है ये। मान लो डी थिकनेस का कैल्साइट का प्लेट है, इसके ऊपर ये आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, ठीक है। कैल्साइट है। अब कैल्साइट है तो कैल्साइट कैसा है? द्विअपवर्तक माध्यम है, डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम है ना, तो डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम है, इसमें ये प्रकाश किरण आ रही है, ये लाइट रे आ रही है। अब ये रे आ रही है तो इसके अंदर क्या होंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ई रे में, एक ओ रे में, ऐसा ही होगा, सही सी बात है ना। मान लो इसका जो प्रकाशिक एक्सिस है ये है प्रकाशिक एक्सिस, इधर ऐसे है प्रकाशिक एक्सिस, इसका जो ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस को मैं ओ ए से, आप जो डायग्राम से उनमें देखोगे तो ओ ए से लिखा हुआ, ऑप्टिकल एक्सिस प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। तो प्रकाशिक अक्ष से थीटा एंगल पर मान लो कि ये प्रकाश किरण आ रही है, तो अब इसके लिए हम कंडीशन बनाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन में समतल मिलेगा, कब हमारे को सर्कुलर मिलेगा, कब प्लेन पोलराइज्ड, कब सर्कुलर, कब इलेप्टिकल मिलेगा। तो देखो, हमने बोला कि कैल्साइट क्रिस्टल है और उसकी विड्थ कितनी है, डी। मान लो ये डी दूरी चल के जाएगा, इधर तक डी दूरी, ठीक है। तो अब समझिए बात को, जैसे मान लो हम लोग ये बोल रहे हैं, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, ये वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ। ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है, प्रकाशिक अक्ष, ये जो किरण आ रही है ये ऐसे आ रही है, ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए। उसके अंदर की स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो भी मैंने बताया ना, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को ये थीटा एंगल से बनाते हैं, ठीक है। ये इधर जो आ रहा है वो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जो रे है वो इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये तो इसका इक्वेशन हो गया एक तरीके से। जो प्रकाश की किरणें हैं, लाइट रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही होती है, इनका जो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग कभी भी, या तो एक्सपोनेंशियल में लिख देते हैं, या तो ई की घात के रूप में लिखते हैं, या साइन या कोस के रूप में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख रहे हैं E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा ये आ रही है। लेकिन इसका ये E0 तो क्या, इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तो E0 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो है इसकी कला को बताता है, इसके फेज एंगल को, फेज को बताता है। इतनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। तो एक रे आ रही है, ये इक्वेशन की इधर है, ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा कोण बनाते हुए, एंगल विद ऑप्टिकल एक्सिस थीटा, प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण पे। इसके दो घटक ले लेता हूं मैं, दो कंपोनेंट, ये तो हो गया E0 cos थीटा और ये हो गया E0 sin थीटा। आई बात समझ में? इधर cos थीटा वाला कंपोनेंट, इधर sin थीटा वाला कंपोनेंट। अब बात को समझना, जो भी है ये हो गया। अब ऐसा है कि इस मीडियम के अंदर ये किरण जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई एक तरीके से, आप ये समझ लो, दो तरीके का बिहेवियर करेगी, एक तो ओ रे का, एक ई रे की तरह, एक तो ऑर्डिनरी रे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। जो ओ रे हैं
उसका जो वेलोसिटी एक तरीके से क्या है, इसका वेलोसिटी vo है और इसका वेलोसिटी जो है ve है। इसके लिए मीडियम का जो अपवर्तनांक है, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू ओ और इसके लिए है म्यू ई। ठीक है। अब जो कैल्साइट का मीडियम होता है, कैल्साइट पदार्थ होता है, कैल्साइट के लिए क्या होता है, कैल्साइट के लिए म्यू ई जो होता है, म्यू ई कैल्साइट के लिए जो वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होता है ये ज्यादा होता है वीओ से। कैल्साइट के लिए होता है ये। एक जैसे क्वार्ट्ज भी होता है, क्वार्ट्ज के लिए ये उल्टा होता है, क्वार्ट्ज में ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। ये कम ज्यादा कब होता है, क्या होता है, इसके बारे में और कहानी है, वो अलग पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसे कैल्साइट मीडियम लिया हमने, कैल्साइट की डी मोटाई की हमने परत ली, उससे लाइट पास हो गई, तो उसमें इसका ई रे का जो वेलोसिटी है वो वी ई है, इसका वेलोसिटी वी नॉट है, दोनों वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो कैल्साइट में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, वेलोसिटी तो इसका ज्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उल्टा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है, चमका? इतनी बात समझ आई कि नहीं? क्या बताया मैंने ये बताया कि एक प्रकाश किरण आ रही है, एक लाइट रे आ रही है, वो डी मोटाई का कैल्साइट का हमने एक प्लेट ले लिया, कैल्साइट का डी विड्थ का थिकनेस का हमने एक प्लेट ले लिया, उसमें जो प्रकाशिक अक्ष है उससे थीटा कोण पर ये किरण आ रही है, जिसका हमने इक्वेशन लिया है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके दो घटक कंपोनेंट ले लिए, ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट साइन थीटा। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये रे आ रही है, क्योंकि कैल्साइट मीडियम डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, द्विअपवर्तक माध्यम होता है, इसमें जब भी रे आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक ओ रे में, एक ई रे में। ई रे ओ रे के वेलोसिटीज और अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख दिया हमने। अब कैल्साइट मीडियम लिया तो कैल्साइट मीडियम के लिए ये सिचुएशन होती है कि ई रे का वेलोसिटी वी नॉट से ज्यादा होता है ओ रे से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इसका होता है और इसका कम होता है। ये कैल्साइट के लिए होता है। क्वार्ट्ज के लिए जस्ट उल्टा होता है। ये क्यों होता है ये बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना ध्यान रख लो कि कैल्साइट के लिए ये होता है। ठीक है, अभी समझो आगे। अभी क्या है कि हम लोग बात इसकी कर रहे हैं। अब एक चीज ये होती है कि जैसे नॉर्मली कोई लाइट है, वो मान लो कि ये डी डिस्टेंस है, इस पट्टी का जो है, जो हमने प्लेट ली है उसकी मान लो डी मोटाई है, डी मोटाई को क्रॉस करके वो जाएंगे पदार्थ। ठीक है, जो किरणें जो है डी दूरी चल के जाएगी। नॉर्मली जो डी डिस्टेंस लगती है वो डिस्टेंस प्रकाश किरण के लिए कुछ अलग होती है, प्रभावी रूप से इफेक्टिवली वो डी नहीं रहती, कुछ और रहती है। जैसे नॉर्मली अपने को डी लग रही है ना, ये नॉर्मली डी होती है, जैसे डी मोटाई का लिया तो डी होगी उसकी विड्थ, थिकनेस, ये जो मोटाई जो ले रहे हैं। लेकिन प्रकाश किरण के लिए इस जो लाइट रेज है उनके लिए इसकी विड्थ जो है वो डी नहीं होगी। वो कितनी होती है, वो प्रभावी रूप से इफेक्टिवली होती है, उसका जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू डी होता है, इतना रहता प्रभावी रूप से इफेक्टिवली। ठीक है, नॉर्मली जो डी लंबाई लगती है वो डी नहीं होती प्रकाश किरण के लिए, लाइट रे के लिए ये म्यू इंटू डी होता है। ये कहानी समझ आती है? ठीक है, तो ओ रे के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? वैसे तो डी है, लेकिन ओ रे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ओ रे के लिए जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितना होगा? म्यू इंटू डी, और म्यू क्या आएगा ओ रे के लिए? म्यू ओ आएगा। ये ओ रे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इतना। ई रे कितना दूरी तय करेगा? ई रे कितना डिस्टेंस तय करेगा? म्यू ई इंटू डी। ये ओ रे दूरी तय करेगा, ये ई रे दूरी तय करेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब है ओ रे जितना पथ चलेगा, जितना पाथ चलेगा वो होगा म्यू नॉट इंटू डी इफेक्टिवली, और ई रे कितना पाथ चलेगा? म्यू ई इंटू डी। इसके पाथ की लंबाई इतनी है, इसके पाथ की लंबाई इतनी है, दोनों के पाथ की लंबाई अलग अलग है ना। क्यों?
क्योंकि म्यू नॉट और म्यू ई भी अलग अलग होता है। म्यू नॉट ज़्यादा होता है, म्यू ई कम होता है। म्यू नॉट ज़्यादा है, म्यू ई कम है। इसका मतलब कि ये है, ये ज़्यादा लंबाई, ये ज़्यादा पथ की लंबाई ज़्यादा है, इसके पथ की लंबाई कम है। तो पथ की लंबाई में अंतर कितना हुआ? पाथ की लंबाई में अंतर जो आया वो आया म्यू नॉट डी माइनस म्यू ई डी। ये पथ की लंबाई में अंतर आ गया, डिफरेंस इन पाथ लेंथ। और पथ की लंबाई में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं पथांतर, पाथ डिफरेंस। और इसको लिखते हैं डेल्टा से। दिस इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पथांतर। ठीक है, मतलब ओ रे को इतनी दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी ई रे के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना पथांतर उत्पन्न हो जाता है स्केल साइट मीडियम से जाने पर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू डी। डी कॉमन ले लिया, ये पथांतर आ गया। दिस इज पथांतर, ये होता है पाथ डिफरेंस। क्लियर है? चमका? ये पाथ डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, ये पथांतर आ जाता है जब कैल्साइट मीडियम से ओ रे और ई रे जब जाती है तो दोनों के बीच में इतना पथ का अंतर आ जाता है, इतना पाथ डिफरेंस आ जाता है। पाथ डिफरेंस तो इतना आ जाता है। पाथ डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग है। तो ये इतनी दूरी तय करेगा, ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोनों के लिए जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो था डिफरेंट, तो उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस की वजह से पाथ डिफरेंस आ जाता है, पथांतर आ जाता है। इतना पथांतर होता है। अब देखो, कोई चीज, कोई दो किरणों के अंदर पथांतर आ जाता है तो उनमें कलांतर भी आता है। कला मतलब एंगल का भी डिफरेंस आ जाता है, उनमें कलांतर भी आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कलांतर को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। तो फेज का भी डिफरेंस आ जाता है। और कलांतर और पथांतर में एक रिलेशन होता है। कलांतर जो होता है, कलांतर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस इसको लिखते हैं डेल्टा से। और ये इनमें रिलेशन होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटो पथांतर इंटो पाथ डिफरेंस डेल्टा। तो डेल्टा ये है, तो ये क्या आ जाएगा? ये डेल से लिख रहा हूँ, इसको डेल्टा कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया एक तरीके से, 2 पाई बाय लेमडा, और ये आ गया म्यू नॉट माइनस म्यू ई डी। ये दोनों किरणों ओ रे और ई रे के बीच में क्या है? कलांतर है ये। दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन ओ रे एंड ई रे। चमका कि नहीं चमका? अरे क्लियर है? ठीक है ना? इतनी बात दिमाग में सेट हुई? क्लियर? चलिए, इतनी कहानी समझ आ गई मुझको। क्या मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं? हमने एक कैल्साइट का क्रिस्टल ले लिया और उसकी डी मोटाई का प्लेट है एक तरीके से वो। अब उसमें हमने एक प्रकाश किरण भेजी, एक लाइट रे भेजी, जिसका इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट इसका आयाम है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पर भेज रहे हैं हम लोग। तो इसके दो कंपोनेंट ले लिए, ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट साइन थीटा। अब जब ये किरण कैल्साइट के अंदर प्रवेश करेगी, कैल्साइट के अंदर एंटर करेगी, तो कैल्साइट मीडियम के साथ डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम है, द्विअपवर्तक माध्यम है। और द्विअपवर्तक माध्यम का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसमें जब भी कोई किरण आती है वो दो किरणों ओ रे और ई रे में डिवाइड हो जाती है। तो ओ रे और ई रे बन जाएगी, दोनों का वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख दिया, जो कि बराबर नहीं होता है। अब हम लोग कैल्साइट मीडियम ले रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो कैल्साइट मीडियम के लिए क्या होगा? ये वी ई वी नोट से ज्यादा होता है और म्यू ई म्यू नोट से कम होता है। तो ओ रे और ई रे द्वारा डी दूरी तय करते हैं वैसे, लेकिन प्रभावी रूप से दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? माध्यम में जब किरण गति करती है तो जो इफेक्टिवली प्रभावी रूप से जो तय दूरी होती है वो अपवर्तनांक और उस दूरी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर वो डिस्टेंस कवर करती है एक्चुअल में, इफेक्टिवली। तो ओ रे जो है, ओ रे जो कवर करेगी वो म्यू नॉट इंटू डी होगा, और ई रे जो कवर करेगी म्यू ई इंटू डी होगा। म्यू ई का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू ओ क्या होगा, ओ का ओ रे का साधारण किरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ये आ गया। इन दोनों का अंतर करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो दोनों में पथ का अंतर, क्योंकि अलग अलग दूरियां तय करेंगे, अलग अलग पथ की दूरियां अलग अलग होगी, तो पाथ डिफरेंस आ गया। कितना आया, ये आ गया, ये पाथ डिफरेंस है, पथांतर है। अब पाथ डिफरेंस आ गया तो पाथ डिफरेंस की वजह से कलांतर भी उत्पन्न हो जाता है, बिकॉज कलांतर मीन्स फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन जो ये होता है। आगे बात समझ, ये इतनी कहानी तो ये हो गई। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम लोग करते हैं इसको कंटिन्यू। ठीक है, जैसे नोट्स में मैंने ये दोनों डायग्राम भी बना रखे हैं, एक तो नोट्स के अंदर ये डायग्राम भी बना रखा मैंने एक इस टाइप का भी, और एक के ये डायग्राम भी बना रखा है। ये पहले पेज पे जो कर रखा है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब क्या है, समझिए बात को। इतनी कहानी समझ आई। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए ऐसा है, ये आ गया वी नोट, ये एक्चुअल में क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी, ये किरण आ रही है, ये रे आ रही है, लेकिन इसका आयाम जो है वी नोट था, ई नोट था। ये थीटा एंगल है, ये एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ मैं, ये वाई डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ई नोट कॉस थीटा हो गया, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ये ई नोट साइन थीटा हो गया। क्लियर। अब देखो तो द्वि अपवर्तन का एक सिद्धांत भी होता है। डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, सीधी सी बात है, द्वि अपवर्तन हो रहा है। द्वि अपवर्तन के लिए एक लॉजिक होता है, और उस नियम हाइगेन ने एक नियम दिया था, हाइगेन्स थ्योरी है, उसके हिसाब से अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये एक चीज़ ये होती है, ये है ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस, ये प्रकाशिक अक्ष इधर, ये कौन सी दिशा है, प्रकाशिक अक्ष की दिशा है। तो प्रकाशिक अक्ष की दिशा में ये जो घटक आया है, जो कंपोनेंट आया, ये एक तरीके से ई रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ई रे का आयाम है एक तरीके से। किसका आयाम है, किसका एम्पलीट्यूड है, ई रे का आयाम है, ई रे का आयाम है, एम्पलीट्यूड ऑफ ई रे, एम्पलीट्यूड ऑफ ई रे कितना है, ई नॉट कॉस थीटा, और ये ओ रे का है, ओ रे का आयाम। ओ किरण भी बोल सकते हो, ओ रे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में ओ रे भी लिख सकते हो, ई रे भी लिख सकते हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ओ रे, ओ रे का एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट साइन थीटा, और इसका ई नॉट कॉस थीटा। क्लियर, ये दोनों कहानी समझ आई। अब देखिए ये दोनों बात समझ आ गई। अब अगर मैं बात करूं तो ऐसा है, ई रे और ओ रे दोनों के समीकरण लिख रहा हूं, इक्वेशन लिख रहा हूं। ई रे है एक्स डायरेक्शन में, मैंने इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया। ई रे एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में है तो ये एक तरीके से एक्स घटक जो आएगा, जो तरंग है उसका जो एक्स घटक है, उसका एक्स घटक मतलब ई रे है ना। अभी एक बार इसको छोड़ो, ई रे के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो ई रे के लिए इक्वेशन क्या आएगी, ई रे है उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, परिमाण, उसका एम्पलीट्यूड, उसका आयाम सॉरी, ई नॉट कॉस थीटा, ये इनटू यहां पर क्या आएगा, जैसे या तो एक्सपोनेंशियल लिख दो या साइन, कोई भी वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका आयाम इंटू ई टू पावर, या तो जैसे ऐसे लिख दो आयाम इंटू ई टू पावर में ऐसे ऐसे कुछ आयोटा ओमेगा टी प्लस के, या लिख दो ई नॉट इंटू साइन, कुछ ऐसे लिख दो। मतलब ये तो आयाम होता है और इसके साथ में ये फेज वाला पार्ट भी लिखते हैं, ऐसा होता है। तो देखो क्या होता है, ई रे के लिए बात कर रहा हूं, ई रे का इधर है ना, ई रे, ये इधर ई रे रहेगा, इधर ओ रे रहेगा, तो ई रे का एम्पलीट्यूड हो गया ई नॉट कॉस थीटा,
इंटू फेज वाला पार्ट। तो फेज वाला जो पार्ट है, क्योंकि साइन ओमेगा टी आ रहा था तो इससे ही लिखूंगा मैं, इसी का तो एक अंश है ना, इसी का तो कंपोनेंट है एक, तो ये आएगा साइन ओमेगा टी, ये तो आता। लेकिन यहां पर एक और हाई गेन का जो नियम है उसके हिसाब से एक सिचुएशन और बनती है, वो ये होती है कि जो ई रे है ओ रे से आगे निकल जाती है कुछ डेल्टा कलांतर से, डेल्टा फेज डिफरेंस से, तो ये डेल्टा आगे हो जाएगी इससे। ये कौन है? ई रे है, और ई रे कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये एक्स कंपोनेंट हो गया एक तरीके से। अभी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इतना जो हो गया समझ लो। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये इधर वाला जो है ओ रे है ना, ओ रे के लिए, तो ओ रे का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना, परिमाण कितना, ई नॉट साइन थीटा, ई नॉट साइन थीटा। ये ओ रे का एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ये तो आयाम हो गया, इनटू इसका फेज वाला पार्ट, इसका फेज वाला पार्ट लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी, इसका साइन ओमेगा टी लिख दिया, तो इससे ये डेल्टा आगे हो गया। देखो इसकी कला है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका कितना ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये डेल्टा आगे हो जाता है। ये ओ रे, ये ओ रे का पार्ट हो गया एक तरीके, ई रे का, और ये ओ रे का पार्ट हो गया। ये ई एक्स डायरेक्शन में, ये ई वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन ना, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, समझ लो इस चीज को, मुझे पता थोड़ा सा वियर्ड है ये अपना मेन वेव इधर आ रहा है, ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, दो कंपोनेंट ले लिए, ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट साइन थीटा। अब जो हाई गेन का तरंग सिद्धांत है, हाई गेन का तरंग सिद्धांत नहीं, हाई गेन का डबल रिफ्रैक्शन के लिए एक लॉजिक, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस के अंदर जो रे है वो एक तरीके से ई रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पार्ट, ये ई नॉट कॉस थीटा ई रे का आयाम हो गया, ई रे का एम्पलीट्यूड है, और ये है ओ रे का एम्पलीट्यूड है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड लिख दिया, ये ई रे का है और ये ओ रे का है। अब ई रे और ओ रे को इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो पहले अगर मान लो मैं ओ रे को लिख दूं, ओ रे को, तो ओ रे ऐसा है ई नॉट साइन थीटा, ये तो एम्पलीट्यूड आ गया, परिमाण हो गया, और ये हो गया फेज का, तो फेज को लिख दिया हमने साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी इसलिए लिखा क्योंकि आपतित तरंग थी वो साइन ओमेगा टी की टर्म में थी, इंसिडेंट रे, तो ये ओ रे हो गया। अब जो ई रे है, ई रे को लिखेंगे उसका एम्पलीट्यूड ई नॉट कॉस थीटा, और ये जो ई रे होती है इससे डेल्टा कोण से आगे होती है, डेल्टा कला कोण से, डेल्टा फेज एंगल से आगे है, तो इसका एंगल इसके एंगल में प्लस डेल्टा कर दो, तो इसके एंगल में प्लस डेल्टा कर दिया, तो ये आ गया ई रे, ये आ गया ओ रे का इक्वेशन। आई बात समझ में? ये ई रे का आ गया, ये ओ रे का आ गया, और ये ई रे जो है वो एक्स डायरेक्शन में था, तो इसको ई एक्स घटक लिख दिया, ई एक्स कंपोनेंट लिख दिया, और ये वाई में था तो ये इसको ई वाई लिख दिया। क्लियर है? ये दो इक्वेशन मिल गए, इनको कुछ नंबर दिया हुआ होगा, वैसे तो मैं कुछ भी नंबर दे सकता हूँ, लेकिन जो नोट्स में दिए हुए वो ही दे देता हूँ मैं, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। वैसे नोट्स में इनको हमने नंबर दिया ही नहीं, इनको दिया ही नहीं, आगे जाके दिया है। टाइम क्या हो गया? टाइम 5 मिनट बचे हैं। अभी देखो 5 मिनट बचे हैं, कुछ पार्ट कर लेते हैं, बाकी का जो बचेगा वो नेक्स्ट में करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मान लेते हैं, जैसे ई एक्स है, इसको हमने x मान लिया, ई वाई को हमने y मान लिया, और ये जो ई नॉट कॉस थीटा है इसको हमने a मान लिया, और ई नॉट साइन थीटा को हमने मान लिया b। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बन गया? देखो ये बन गया x a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, और ये बन गया y, इसको बना दिया b साइन ओमेगा t। क्लियर? ये बन गया। इनको कुछ इक्वेशन नंबर मान सकते हैं हम लोग अगर चाहे तो। आगे चलिए, देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख दूं, x इक्वल टू a, ये जो साइन वाला पार्ट है इसको ओपन करें तो ऐसा आएगा ना, साइन
साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल, ऐसे होता है। क्लियर है? चलो ये बात तो समझ आती है। दूसरी चीज देखो, यहां पे मैं चाहूं तो इस ए को इधर लिख सकता हूं, ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये जो साइन ओमेगा टी है इसको मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो इस इक्वेशन से देखो, साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं? साइन ओमेगा टी इज वाई अपॉन बी। ठीक, साइन ओमेगा टी है मेरे पास, तो कॉस ओमेगा टी भी लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो थीटा की जगह ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे है ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू y बाई बी है, तो ये लिख सकता हूँ। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कॉस ओमेगा टी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, साइन ओमेगा टी का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दूँ, तो देखो क्या आएगा ये। अब इनको कुछ इक्वेशन नंबर दिया हुआ है, मुझे पता नहीं है, जो भी दिया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को पता होना चाहिए, वो तो नोट्स में लिखे हुए, इक्वेशन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। x अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी का वैल्यू आ गया y बाई बी कॉस डेल्टा प्लस ये कॉस ओमेगा टी का वैल्यू है ये रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। ये मिला, ये हो गया। अब देखो इसमें x अपॉन ए, इसको इधर ले आता हूं y अपॉन बी कॉस डेल्टा को, और ये इधर बच गया रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस डेल्टा, और ये बच जाएगा क्या? ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा। ठीक है, और इधर आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। क्लियर है? आगे देखिए, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर ये टर्म है, इधर से भी देखो एक साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो दो टर्म बनेंगे, एक तो साइन स्क्वायर डेल्टा और एक बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, दो टर्म बनेंगे। ये जो साइन स्क्वायर वाला टर्म है इसको इधर ले आऊं मैं, तो इधर देखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर है और वो उधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अरे ये एक सेकंड में लिख ही देता हूँ, उसको इधर लेके आऊँ तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और ये टर्म तो बचेगा माइनस 2xy ए बी कॉस डेल्टा, और इसको इधर ले आया तो केवल एक टर्म बचा, तो ये टर्म तो हट गया इधर से, तो ये फाइनली ये बचा। इसमें देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों में से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें बचा कॉस स्क्वायर, इसमें साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस 2xy कॉस डेल्टा अपॉन ए बी, और ये बचा साइन स्क्वायर डेल्टा। ये फाइनल इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में हम लोग कुछ कंडीशन पुट करके बताएंगे कि कब कौन सी सिचुएशन में डेल्टा के कौन से वैल्यू के लिए समतल मिलेगा, समतल का उत्पादन होगा, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्रोडक्शन होगा, और कौन सी सिचुएशन के लिए सर्कुलर, कौन सी सिचुएशन के लिए इलिप्टिकल होगा। क्या किया हमने, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। ये दोनों सिचुएशन, दो इक्वेशन मिले थे, एक को इसको x लिख दिया, इसको एक y लिख दिया, इसको इनको a और b लिख दिया हमने, है ना। इसके बाद में हमने ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से मिले, एक इक्वेशन साइन वाले को इसको ओपन कर दिया, और यहाँ से साइन और कॉस के वैल्यू, यहाँ से साइन ओमेगा टी का y अपॉन बी मिल गया, यहाँ से कॉस ओमेगा टी भी निकाला, दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर अपने को फाइनली ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन की कंडीशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।